विशाल अपनी माँ के साथ एक ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में चढ़ते ही विशाल टीटी साहब को ढूंढने लगता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उन दोनों को सीट नहीं मिल रही हैं। अब विशाल जैसे ही टीटी को ढूंढता है तो वहाँ पर एक महिला टीटी होती है जो कि एक पैसेंजर यात्री से बात करती रहती है और विशाल उसकी पीठ पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पीछे से ही कहने लगता है कि मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या आप हमारे लिए एक सीट का अरेंज कर सकती हो, मतलब एक सीट हमें दिला सकती हो। जैसे ही टीटी ये आवाज़ सुनती है, महिला टीटी, तो वो कहती है कि ये बात जानी पहचानी होती है और जब वो अपना मुंह विशाल की तरफ घुमाती है तो विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, वो टीटी और कोई नहीं थी, उसी विशाल की पत्नी थी जिसे 4 साल पहले विशाल ने डिवोर्स दे दिया था। और जो ये लड़की टीटी बनी है, इसने 4 साल पहले अपने आप को भी इस दुनिया से दूर भेजने की कोशिश की थी। आखिर दोनों के बीच में ऐसे मतभेद क्यों आए, क्यों एक सच्चे प्यार करने वाले दो लोग अलग हो जाते हैं। अक्सर घरों में ऐसी कहानियां हो जाती हैं किसी कारणवश कि दो पति पत्नी को अलग होना पड़ता है, लेकिन आप यकीन मानिए जब ये डिसीजन होता है तो दो लोगों के दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि वो किसी से कुछ कह नहीं सकते। स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इस चैनल पर ऐसी ही स्टोरी और घरेलू कहानियाँ आती हैं, तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी नाम से वैष्णवी चौधरी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आज की जो कहानी है, घरेलू कहानी, शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक शालिनी नाम की लड़की है। लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ने लिखने में भी होशियार है और बहुत ही चंचल मन की है। हमेशा हर किसी की बात को मजाक में उड़ा दिया करती और किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं किया करती। दूसरे शहर में दोस्तों, एक ग्वालियर में विशाल नाम का लड़का होता है। विशाल अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और विशाल एक सरकारी नौकरी करता है। दोस्तों, अब कहानी का रुख हम विशाल की तरफ लेकर चलेंगे। विशाल जो है अपने परिवार में, अब वो बड़ा है, सरकारी नौकरी उसके हाथ लग चुकी है और नौकरी में से पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अब विशाल के घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम अब शादी कर लो, हमें भी एक बहू की ज़रूरत है और घर में हमारा भी मन लगा रहेगा। अब विशाल कहता है कि मम्मी पापा मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। माँ बाप कहते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, क्योंकि एक लौता बेटा था, वही घर की जिम्मेदारियाँ संभालता है। अब विशाल कहता है कि मैं शादी तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं शादी में दहेज नहीं लूँगा, केवल हमें लड़की चाहिए सुशील और संस्कारी जो हमारे घर को संभाले। अब पिताजी जो विशाल के पिता होते हैं वो तो इस बात पर कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन विशाल की जो माँ थी वो अलग मानसिकता रखती थी। जब बेटे की बात सुनती है तो बेटे को जवाब देती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम दहेज नहीं लोगे, ऊपर से तो तुम सरकारी नौकर, ऊपर से तुम दहेज नहीं लोगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी। लोग हम पर थू थू करेंगे कि तुम लोग इतने अच्छे घर बन गया तुम्हारा, तुमने फिर भी किसी से दहेज नहीं लिया। बेटा अपने माँ के शब्दों को भांप जाता है, लेकिन बेटा साफ कह देता है विशाल की माँ आप कुछ भी करो, लेकिन मैं किसी से दहेज नहीं लूँगा, केवल मैं शादी करूँगा। अब दोस्तों, घर वाले रिश्ता तलाश ही रहे थे तो एक विशाल के घर का जानकार, विशाल के पिता का जानकार यहाँ पर दिल्ली का होता है। वो शालिनी के घर वालों को भी जानता है दिल्ली में, तो अब वो शालिनी के पिता से एक रिश्ते की बात चलाता है। कहता है कि मेरे जानने वाले का लड़का है और लड़का बहुत शरीफ है, सरकारी नौकरी है उसकी, तुम्हारी बेटी शालिनी भी बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, तुम शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। शालिनी का पिता पहले तो इस बात में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन जब दूसरी बार वो विशाल का जानने वाला कहता है कि लड़का सरकारी नौकर है तो शालिनी का पिता कह देता है कि नहीं भाई, हम जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको बेटी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है उनको दहेज देने के लिए। दोस्तों, एक ऐसी प्रथा हमारे समाज में बन चुकी है कि लोग दहेज के नाम पर लूट मचाते हैं। पता है, लोग ऐसे लड़कों के मोल भाव होते हैं, जो सरकारी नौकर होता है उसकी ज़्यादा डिमांड होती है, उसको ज़्यादा देना पड़ता है। ये हमारे समाज में एक प्रथा के रूप में चल रही है। हालांकि कुछ तत्वों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक हमारे समाज में चल रही हैं ताल ठोक कर। अब यहाँ पर जब इस शालिनी के पिता से वो व्यक्ति बात करता है जो बिचौली होता है, तो वो कह देता है लड़के को दहेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर शालिनी का पिता मान जाता है और दोनों ही घरों में बात हो जाती है उस बीच के व्यक्ति के ज़रिए।
दोस्तों शादी धूमधाम से हो जाती है। शालिनी विशाल के घर आ जाती है नई नवेली दुल्हन बनकर। बहुत सारे सपने उसकी आंखों में होते हैं, लेकिन जो शालिनी की सास बनी है उसकी सोच पहले से ही अलग थी। वो तो भाई दहेज के लिए तो बैठी थी तैयार, और वो दहेज नहीं आया तो बहू के गृह प्रवेश पर ही कह देती है कि अरे क्या आया है, कुछ भी नहीं आया, खाली एक बहू आई है अपने कपड़ों में, और तो कुछ भी नहीं है। हालांकि शालिनी के पिता ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी थी, जितना उनकी क्षमता थी उसने उससे ज़्यादा किया था शालिनी के पिता ने, लेकिन ये विशाल की माँ को रास नहीं आता है। गृह प्रवेश हो जाता है, विशाल अपनी माँ की बातें सुनता है, लेकिन वहाँ पर वो चुप हो जाता है। शालिनी भी इन बातों पर रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि भाई यहाँ पर शायद ज़िंदगी जाने कैसे कटेगी। समय निकलता है, बीतते बीतते 5-6 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं। सास अब अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। हमेशा शालिनी को ताने माना करती, हर तरीके की वो बात किया करती कि तुम लोगों ने दिया ही क्या है, तुमने क्या किया है हमारे लिए, और छोटी छोटी बातों पर ना वो नुक्स निकाला करती है अपने बेटे की बहू से। शालिनी ये सब बातें विशाल से भी शेयर करती है, कहती है कि मम्मी इतना परेशान करती हैं, क्यों करती हैं, आप लोगों की तो डिमांड ही नहीं थी दहेज की, लेकिन पापा ने जितना हो सका फिर भी उतना दिया, फिर ये बातें क्यों छिड़ रही हैं। विशाल अपनी पत्नी की बात पर गौर फरमाते हुए अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आप शालिनी को क्यों परेशान करती हैं, तो माँ यहाँ पर पलटवार करती है। दोस्तों घरों में अक्सर देखा गया है कि सास कभी कभी बहुओं को गलत सिद्ध कर देती हैं। अब जो शालिनी की सास है वो कह देती है कि बेटा तुम्हारी पत्नी तो सरासर झूठ बोल रही है, मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अब यहाँ पर विशाल चुप हो जाता है, लेकिन जब विशाल की माँ ने कहा है कि शालिनी झूठ बोल रही है तो विशाल ने उस बात को क्लियर नहीं किया और अपने मन में एक बात दबा बैठा। दूसरी बार दोस्तों घर में लड़ाई होती है, तब भी यही मैटर होता है। शालिनी अपने पति से कहती है, पति माँ से पूछता है और माँ फिर शालिनी को झूठा सिद्ध कर देती है। वो कुछ चालबाज ऐसे चलकर शालिनी को झूठा सिद्ध कर दिया था कुछ बातों में कि यहाँ पर विशाल अब शालिनी पर विश्वास नहीं करता है। शालिनी अपने घर वालों से कहती है पिता से, तो पिता यही समझाते हुए कहते हैं कि बेटी घर तो 1 मिनट में उजड़ जाया करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बसाने की कोशिश करें तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये तेरे संग कोई नई बात नहीं है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। शालिनी इन सब बातों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो करीबन 1 साल तक इस कलेश को झेलती रहती है। ना ही तो सास जीने देती है, उधर माँ बाप भी ये कहते हैं घर बसाओ, इधर पति सुनने को तैयार नहीं है। और शालिनी के पति विशाल ने एक दिन शालिनी को मुंह पर ही कह दिया था कि तुम झूठ बोलती हो, मेरी माँ सही है, क्योंकि उसकी माँ अपनी बातों को सच प्रूव करने में, सिद्ध करने में सही हो जाती है। मतलब वो साबित कर देती है कि हाँ भाई मैं सच बोलती हूँ और बहू झूठ बोलती है। अब दोस्तों शालिनी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है। वहाँ पर कुछ नींद की गोलियाँ पड़ी होती हैं कमरे के अंदर, और शालिनी उन गोलियों को ज़्यादा डोज ले लेती है और वहाँ पर उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। जब विशाल अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो उसे गोदी में उठाता है और हॉस्पिटल तुरंत लेकर पहुँच जाता है। दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद शालिनी को बचा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन के कारण या किसी घर के कलेश के कारण इस लड़की ने या इस महिला ने ऐसा किया है जो शालिनी है। और यहाँ पर उसके पति को सारी बातें बता दी जाती हैं। पति जो शालिनी के घर वालों को बुला लेता है और शालिनी अब होश में जब अपनी आंखें खोलती है तो सास भी उस हॉस्पिटल में होती है। जब शालिनी की आंखें खुलती हैं तो शालिनी के पिता उसके सामने होते हैं, पति सामने होते हैं, लेकिन विशाल ने शालिनी के पिता से पहले ही कह दिया था कि मैं अब तुम्हारी बेटी को नहीं रखूँगा, क्योंकि ये अपनी जान गंवाना चाहती है और अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ किया तो हम पूरा परिवार जेल में बंद हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी उसको नहीं रखना चाहता। जब शालिनी की आंखें खुलती हैं तो शालिनी भी अपने पिता से यही बात कहती है आंख खुलते ही कि पिताजी क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं? मैं अब उस घर में नहीं रह सकती, मैं इतने ताहने या इतनी लड़ाई नहीं झेल सकती। तब तक तो ठीक था जब विशाल जी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब विशाल जी भी मुझे झूठा सिद्ध करते हैं। दोस्तों इन सब को सुनकर जो शालिनी का पिता था वो एक फ़ैसला लेता है कि बेटी जिंदी रही तो सब कुछ है, अगर यही चली गई तो हम क्या करेंगे इन रिश्तों का, और वो अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है। दोस्तों एक डिवोर्स हो जाता है दोनों पति पत्नी में, क्योंकि केस फाइल होता है, वहाँ पर डिवोर्स होता है और यहाँ पर शालिनी अपने पति से अलग हो जाती है विशाल से। शालिनी जब अलग हो जाती है पति से तो बहुत दिन रोती है, उसे याद सताती है अपने पति की, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
लेकिन अब यहाँ पर प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता। जब दो लोग अलग हो जाते हैं ना, तो वो प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता। शालिनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो किसी से बात तक नहीं करती है। पिता संभालने की कोशिश करता है, शालिनी की माँ उसके सर पर हाथ फेरती है। उसे आप नहीं समझते, जो बेकसूर अलग होते हैं ना, उनकी रातों की नींद हराम हो जाया करती हैं जब वो अपने जीवन साथी से अलग हो जाते हैं। हालांकि कई कई केसों में ऐसा होता है कि महिला बहुत चालाक होती हैं, वो अलग होती हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शालिनी यहाँ पर बेगुनाह थी। दोस्तों, माँ बाप उसे डिप्रेशन से अलग करते हैं और उसकी रुचि पढ़ाई में दोबारा से लगा दी जाती है। शालिनी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और शालिनी का एक लक्ष्य बन जाता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, मैं पढ़ने में इतनी होशियार हूँ तो मैं इस चीज़ को अब कहीं और फोकस करूँगी। और शालिनी पढ़ाई में घुस जाती है और अच्छे से पढ़ती है। दोस्तों, पढ़ लिख कर वो सरकारी फार्म भरा करती और उसका अब नंबर आ जाता है रेलवे में टीटी। शालिनी बन जाती है अपनी मेहनत के बलबूते पर। शालिनी टीटी बन जाती है। धीरे धीरे इन सभी बातों को 4 साल निकल जाते हैं और शालिनी अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। उधर जो शालिनी का पति विशाल था, इसकी भी माँ इसके लिए अब लड़की तलाश लेती है डिवोर्स के बाद और इसकी शादी कर दी जाती है। लड़की ऐसी तलाशी जाती है जो विशाल की माँ के जितना दहेज माँ ने मांगा है ना, उतना ही दहेज इसको, इन दोनों को मिलता है, माँ बेटे को। लेकिन विशाल की जो नई पत्नी आई है ना, वो अब दहेज की धौंस दिखाती है इस विशाल की माँ को और इन दोनों माँ बेटों का जीना हराम कर कर रखती है। दोस्तों, उस दिन विशाल की माँ बीमार होती है। उस माँ को वो ट्रेन में दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था तो वहाँ पर उसको सीट नहीं मिलती है और वो ट्रेन दिल्ली को जा रही थी। तभी विशाल टीटी को ढूंढता है और जो टीटी था वो वहाँ पर शालिनी थी। विशाल जब शालिनी को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कुछ कह ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर शालिनी विशाल से कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि हाँ सर, बताइए आपको क्या ज़रूरत है। तो विशाल हैरान हो जाता है क्योंकि विशाल मन में सोच रहा था कि शालिनी तो अब हमें कोई सीट देने से रही क्योंकि मेरा और इसका डिवोर्स हुआ है। तो यहाँ पर शालिनी ऐसा अपने पति को ट्रीट करती है, उसके साथ व्यवहार करती है जैसे एक यात्री के साथ किया जाता है। और यहाँ पर शालिनी जैसे ही विशाल की माँ के पास पहुँचती है तो उसके पैर छू लेती है। पैर छूने के बाद उन दोनों माँ बेटों को एक सीट दिलाई जाती है। वहीं पर शालिनी बैठ जाती है और शालिनी कहती है कि और विशाल, कैसा तुम्हारा जीवन कट रहा है। तो विशाल बस एक ही बात कहता है कि तुमने मेरी माँ के पैर क्यों छुए, क्योंकि उसकी माँ ने पीछे विशाल को सच्चाई बता दी थी। जब दूसरी बहू उसकी माँ को परेशान करती है तो वो अपने बेटे से सारी सच्चाई बता देती है कि हमने शालिनी के साथ बहुत गलत किया था। यहाँ पर शालिनी कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ के पैर पता है क्यों छुए, अगर मैं तुम्हारी माँ के पैर नहीं छूती तो शायद आज मैं उन्हीं तानों में जिया करती। अगर ये मुझे ज़्यादा दुखी नहीं करती तो मैं वहाँ से छोड़कर नहीं आती और शायद मेरा जीवन आज कुछ और होता। लेकिन इनकी उन गलत बातों की वजह से आज मैं एक इतनी अच्छी नौकरी पाकर और एक सम्मान की ज़िंदगी जी रही हूँ। विशाल, वही हैरानी भरा चेहरा उसका होता है और विशाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि विशाल ने जब शालिनी को छोड़ा था और शालिनी ने विशाल को छोड़ा था तब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, कभी कभी परिवार की कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि दो प्यार करने वालों को भी अलग होना पड़ता है। शालिनी की जो सास थी वो भी रोने लगती और कहती है कि बेटी, मुझ बुढ़िया को माफ़ नहीं करोगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। विशाल कहता है, शालिनी कहती है क्या तुमने शादी कर ली। तो विशाल कहता है कि शालिनी शादी तो कर ली है लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी की है जो हमेशा ताने मारती है दहेज के और घर में जीने नहीं देती है। दोस्तों, यहाँ पर सभी की बातें होती हैं। अब शालिनी कहती है कि ठीक है विशाल, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम है, और भी यात्री हैं जिन सभी को देखना है। यहाँ पर विशाल की नम भरी आंखें थी और विशाल की माँ की तो बहुत ही ज़्यादा आंसू आंखों से निकल रहे थे और दोनों में बाय बाय हो जाती है। शालिनी अपने रास्ते, विशाल अपने रास्ते। ये थी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये घर की वो कहानियाँ होती हैं, कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या फ़ैसले ले रहे हैं। कभी कभी हम अपने एक रिश्ते की वजह से दूसरे रिश्ते से अलग हो जाते हैं। कभी कभी सास भी नहीं समझ पाती हैं कि हम अपनी बहुओं के साथ क्या कर रहे हैं। कभी बहू नहीं समझ पाती है कि हम अपनी सास के साथ क्या कर रहे हैं। ये वो ज़र्रा हैं या ज़रिए हैं जिनके ज़रिए एक माँ अपने बेटे के घर को बिगाड़ देती है, एक बहू अपने सास के बेटे को छीन लेती है। अगर ये चीज़ें बदल दी जाएं
तो कितना खुशनुमा माहौल होगा उस घर का जहाँ पर सब लोग प्रेम और प्यार से रहते हों। दोस्तों, कैसी आपको ये स्टोरी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। और सच्ची में आप लोगों के साथ से 1 महीने में 8000 हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।